तो यहां तक क्लियर हो रहा है क्या चीजें? यहां तक समझ आ रहा है? ये देखो भाई, मानसून ड्रॉट कब आया था? 1966 में और 1967 में। ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं, यही क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। ना कोई पैरा लिखवाएगा ना कुछ करेगा, और सारे पैरा का सार यहाँ पे आ चुका है। तो अगर आपको बस ये की पॉइंट्स अगर आपके हाथ में है तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो उनको इश्यू क्या था? मॉनसून ड्रॉट आ गया था, तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेबिलिटी बहुत ज्यादा थी और मामला गड़बड़ हो गया था, भुखमरी क्रिएट हो गई थी हमारे यहाँ पे। तो हमने उस समय यूएस से हेल्प ली थी, बिल्कुल हम डिपेंड हो गए थे ऑन यूएस, जैसे अभी रिसेंट में श्रीलंका के साथ भी हुआ था। ठीक है ना? कारण क्या है श्रीलंका के साथ हुआ जो पता है क्या? नहीं यार, वो क्या कर रहे थे, एक सिस्टम, एक टी प्लांटेशन, वहां पे भी टी की खेती होती है पता है तुम्हें? तो टी प्लांटेशन का एक सिस्टम उन्होंने इंप्लीमेंट किया था, चेंज, कुछ चेंज कर रहे थे वो। तो वो चेंज कर रहे थे, तो क्या होता है जनरली अपन जब कोई चीज चेंज करते हैं तो पैरेलल पैरेलल चलाते हैं, ताकि भाई आराम से धीरे धीरे होके मैनेज हो जाए चीजें। बट उन्होंने पैरेलल नहीं चलाया, इसको बंद करके इमीडिएट चेंज कर लिया, इमीडिएट चेंज कर लिया। तो उससे क्या हुआ, उनका सारा सिस्टम डगमगा गया, मॉनेटरी सिस्टम डगमगा गया। अब मॉनेटरी सिस्टम डगमगा गया तो सारा मामला गड़बड़ हो गया, है ना? सारा मामला गड़बड़ हो गया कि जो फ्लो रोटेशन था, मॉनेटरी फ्लो सारा बिगड़ गया, राइट? तो उसके बिगड़ने के कारण उनपे ये इंपैक्ट आ गया। ठीक है ना? उस समय उनको मदद की थी आईएमएफ, ये जो बॉडीज होती है ना, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, सुना होगा इनके बारे में, है ना? ये इन्होंने इनको उस समय मदद की थी कि इमीडिएट तुम्हारा जो क्राइसिस आया हुआ है 2-3 महीने के लिए लो, फंड लो, 4-5 महीने के लिए लो, अपने आप को स्टेबल करो, फिर वापस दे देना। तो उनका पर्पस ही यही होता है। तो अब उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी और गवर्नमेंट पॉलिसीज रिफॉर्म करी फॉर दी एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है ना? इसे बोले, उसे बोला जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो जब ये भुखमरी आई 1966-67 के अंदर, जब हमारे यहाँ पर मामला गड़बड़ होने लग गया था 1966-1967, तो इन्होंने क्या किया, हमारे अमेरिका पे डिपेंड हो गए थे, तो सरकार की नींद जागी, नींद जागी तो बोले क्या करो, एग्रीकल्चर पे फोकस करो, नई नई पॉलिसी बनाओ, रिवॉल्व करो, आगे बढ़ाओ, क्योंकि अगर ये नहीं रहा, स्पेशली वीट, अनाज गेहूं, स्पेशली वीट, ठीक है ना, ये बोले ये नहीं रहा तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। आदमी बिना पैसे भी जी सकता है थोड़ा बहुत, बट बिना खाने के तो नहीं जी सकता, है ना? तो भले ठीक है, लेकिन सबसे हाई प्रायोरिटी आज भी आप देखोगे तो एग्रीकल्चर इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। कोई भी बजट होता है तो एग्रीकल्चर की बात होती ही होती है। आज भी हमारी हिंदुस्तान की जनता का मतलब 60% जनता एग्रीकल्चर पे डिपेंड है ना? तो इसलिए उन्होंने रिफॉर्म किया, और इस रिफॉर्म को क्या बोला जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब इसमें आता क्या क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में आता क्या क्या है, ये 3 चीजें आप ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रीन ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में ही पूछा जाएगा, तो इनमें से कोई एक आपको पता होनी चाहिए। मतलब आपको बोले विच इज द ट्रू, विच वन इज द करेक्ट आउट ऑफ दीस, तो क्या है, इनोवेटिव, इनोवेशन फ्रॉम द टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर में कुछ इनोवेशन होना चाहिए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। दूसरा, हाई यील्डिंग सीड्स, अनाज का जो दाना है, मतलब जिससे पौधा उपज करता है, वो एक हाई प्रोडक्टिव होना चाहिए, जिससे अच्छा अच्छा किस्म का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो पाए। है ये क्या होता है? अच्छा, इन और इंटेंसिव यूज ऑफ द वाटर और फर्टिलाइजर, ये जो यूरिया, ये होता है ना यूरिया, और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, केमिकल्स, क्या काम आते हैं ये? एक तो लैंड को फर्टिलिटी में, और एक कीटाणुओं का नाश करने में। ठीक है ना? तो उसमें ये यूज आते हैं। तो इन्होंने इस चीज को प्रमोट किया, इस चीज को प्रमोट किया कि क्या होना चाहिए, इनोवेटिव एग्रीकल्चर होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, हाई यील्डिंग सीड और इंटेंसिव यूज ऑफ द वाटर प्लस फर्टिलाइजर। और उस समय इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर ये चीज किया। और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट ट्रेड और इंडस्ट्रियल लाइसेंस, जहां उन्होंने पहले थोड़ा सा वो कर दिया था ना, लाइसेंस, हाँ, लाइसेंस का उन्होंने थोड़ा देना शुरू कर दिया कि भैया लाइसेंस लो, काम शुरू करो। स्टिल इट्स इन कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। लिबरलाइजेशन कब हुआ, 91 के बाद। yes, उन्होंने लाइसेंस देना शुरू कर दिया कि ये काम करो, क्योंकि उनको क्या करना था, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना था। तो लोगों को काम पे तो लगाना पड़ेगा ना, तो यहाँ लाइसेंस देना शुरू कर दिया कि लाइसेंस लेके तुम काम शुरू कर सकते हो। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स होता है ना अपने आप, कोई कंपनी पता है, फर्टिलाइजर कंपनीज होती है ना, जो वो बनाती है यूरिया खाद, ये सब बनाती है, राइट? क्या कह रहे हो, हैं?
बिजनेस है क्या आपके? कौन पाटिल कौन है? अच्छा आपके है फर्टिलाइजर का? अच्छा उसका है। वो क्या बोलते हैं उसे यार? खाद। पशु आहार, पशु आहार। वो आते हैं, क्या बोलते हैं वो, गुड़ के समथिंग कुछ। राइट राइट, सब मिक्स होते हैं। नहीं, लाल बहादुर शास्त्री साहब कहाँ थे उस समय? एक बार देखना पड़ेगा, उनके टाइम में थे क्या वो? देख लेते हैं, 1966 में डालो ना कौन थे। रिवॉल्यूशन उसी समय आया ना, तो देखो कौन थे। शास्त्री जी। 66 ही था क्या? चलो अब इसके आगे चलते हैं, एक मिनट देख लो आप। स्वामीनाथ। हाँ तो नहीं थे ना। अब देखो, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट ट्रेड और इंडस्ट्रियल लाइसेंस देना शुरू कर दिया, और गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड 14 बैंक इन 1969। ये अपन जो देखते हैं ना बैंक्स, नेशनलाइज बैंक मतलब क्या होता है? जिन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। जैसे एग्जांपल एसबीआई, पीएनबी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हुआ करता था, आजकल तो पीएनबी हो गया वो, ठीक है। और बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब नेशनलाइज बैंक है ना, उन्होंने ये वो शुरू कर दिया। बट पहले गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था, बाद में प्राइवेटेशन तो करना 91 के बाद में शुरू किया। आज देखते हो ना एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, फलाना ढीमका, यस बैंक, ये सब बाद में आए। एक्सिस, ठीक है ना। अब देखो आ जाओ 1965 से 1981, वर्स्ट। ये कहता है डिक्लाइन इन ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। ये हमारे लिए सबसे वर्स्ट ईयर्स थे 1965 से 81 तक के, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो 3 बार हुई थी, 1962 में, 1965 में और 71 के अंदर, राइट। हाँ 1971 में हुई थी पाकिस्तान के साथ, तो बांग्लादेश के लिए, करेक्ट। लाइसेंस राज, है ना, 1960 और 1970 में लाइसेंस राज चल रहा था कि लाइसेंस देंगे तो भी काम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आप अगर प्रोडक्टिविटी कोई भी चीज लाना चाहते हो तो ये लाइसेंस राज था उस समय में। ऑयल, उस समय अगर आपको पता हो तो दुबई के अंदर भी मामला गड़बड़ हो गया था, तो ऑयल्स की प्राइस भी बढ़ गई थी। ऑयल दुबई में भी देखेंगे, 1991 में भी वॉर हुआ था दुबई के अंदर, है ना, वो भी अपन देखेंगे, है। हाँ तो वो वार हुआ था, उससे अभी प्राइस अपनी बहुत ज्यादा हिट हुई थी, राइट। तो यहां पर देखो 1965 टू 85 हमारे लिए खराब क्यों था? पहला, 3 वॉर हुई थी। दूसरा, लाइसेंस राज शुरू हो गया था। ऑयल की प्राइस बढ़ गई थी 1973 1979, ठीक है ना। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो समझना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये क्या था? इससे लेने का उसको देने का, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे काम कर रहे थे वो। मतलब क्या था? मतलब उनका ये था कि इक्विटेबल, ये अमीर है ये गरीब है, अमीर को रोक दो, बस बहुत हो गया, तू आगे बढ़, है ना। मतलब इसको लाइसेंस, इसमें कैपेबिलिटी है कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकता है, इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकता है, देश का नाम आगे ले जा सकता है। रुक जा, बैठ यहीं बैठ, हमें इक्विलिटी लेके आनी है, ले। तो अगर इसको तुम मौका देते तो ये रोजगार क्रिएट करता ना, कईयों की लाइफ बढ़ा देता ना, इसमें है वो हुनर। हाँ, ये बोल रहे हैं हाँ। तुमने भरोसा नहीं किया इस पे, तो वो ये चीज ये अपने को इम्पैक्ट दे गई, तो हमारे लिए गलत हो गया ना। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट थे जिनमें वो कैपेबिलिटी थी कि हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं, उनको रोक दिया तुमने। समझ आ रहा है क्या? उनको रोक दिया। फिर आता है, अब देखो यही है, देखो रोक दिया, बट रजिस्ट्रेशन किनको दे दिया? स्मॉल वालों को दे दिया, एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग। ले भाई तू कर ले, तू मत कर, तू कर ले तू मत कर। ये चाहते थे कि नहीं ये करेगा तो बड़ा बराबर आएगा। अरे क्या बराबर आएगा? बढ़ने दो ना, वो बढ़ेगा तो कईयों को आगे बढ़ा देगा, राइट। हाँ बड़े पड़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और बढ़ेगा इंडिया तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। अब देखो 1985, ग्रोथ इन 1985, अब ध्यान रखना ये चीजें हैं। 80 85 के अंदर हमारी जो जीडीपी थी कितनी हो गई? 5.7%। और 85 से 90 के अंदर हमारी जो जीडीपी हो गई वो 5.8%। फोकस किया यहां पर इंडस्ट्री पर, ट्रेड पर और टैक्सेशन पर, 3 चीजों पे इन्होंने फोकस किया 1980 से 90s के अंदर। समझ आ रहा है क्या? अब क्या हुआ? ग्रोन इन 1985, हायर ग्रोथ। 85 के अंदर हमारी ग्रोथ होना थोड़ा शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई। क्यों? देखो ग्रोथ क्या हुई, 80 से 85 5.7, और यहाँ पे 5.8। पहले हुआ करती थी हिंदू ग्रोथ रेट कितनी थी?
3.5%, ठीक है ना। तो अब एटलीस्ट हम थोड़ा तो आगे आए। हमने किस चीज पे फोकस किया? इंडस्ट्री, ट्रेड और टैक्सेशन, ठीक है ना। आईटीटी ट्रेनिंग होती है ना तुम्हारे, आईटीटी ट्रेनिंग होती है ना, हाँ सीए में होती है तुम्हारे। तो बस याद रखने के लिए इंडस्ट्री, ट्रेड और टैक्सेशन, आईटीटी ट्रेनिंग। किस चीज पे फोकस किया? तुम्हारे ऑब्जेक्टिव अगर आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए, इंडस्ट्री, ट्रेड और टैक्सेशन पे फोकस किया, राइट। अब देखना डी लाइसेंसिंग, पहले लाइसेंस था। अरे तू ये काम करना चाहता है? हाँ सर मैं काम करना, मैं हिंदुस्तान में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लाइसेंस लिया क्या? नहीं सर, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी है, ये बंद कर देता। बोले नहीं करना, मेरे को धंधा ही नहीं करना, खुश हूं मैं तो सूखी दाल रोटी में। अब ये आदमी इतना टैलेंटेड है, इसको अगर तुम लाइसेंस की मगजमारी में उलझा दोगे, कैसे काम करेगा, राइट। डॉक्यूमेंट्स के, गवर्नमेंट के चक्कर काटते 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 इसकी चप्पलें घिस गई, लाइसेंस नहीं मिला। बताओ इसकी इच्छा रहेगी? इधर उसके छोटे छोटे बेटे, पापा पापा खाना खाना, और ये लाइसेंस कार्ड के चक्कर में जा रहा है। ये बोले मैं तो अब छोड़ो, नहीं करना लाइसेंस, राइट। बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, गवर्नमेंट का लाइसेंस ऐसे आसानी से नहीं मिल रहा था। तो ये लाइसेंसिंग की प्रथा ने हमारे ग्रो को रोक के रखा हुआ था, राइट। तो इन्होंने क्या किया? हटाया। पहले तो 25 चीजों को हटाया, देखो 25 बिगिनिंग में, बट बाद में धीरे 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 रिमूव कर दिया, ऑलमोस्ट हर जगह से रिमूव कर दिया। देखो आप चाय की दुकान डाल के बैठे हो, डाल सकते हो। पोहे का गल्ला डालना चाहते हो, डाल सकते हो। शोरूम डालना चाहते हो, डाल सकते हो। कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हो, शुरू कर सकते हो। इजी इजी प्रोसेस है ना, इजी प्रोसेस, बट पहले नहीं कर सकते थे, पहले नहीं कर सकते थे। समझ आ रहा है? अभी यार तो देखो धीरे धीरे ही पता पड़ता है ना, ये सब कहाँ पता पड़ता है। देखो अपन तो एक बिगिनिंग फेज पे थे। थोड़ा सा वो क्या होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, वो तो स्टेबल ही नहीं थे ना, समझने में लग गया कि क्या करें क्या ना करें। वो थोड़ा एक होता है ना, कोई डट के कर रहा होता है, नहीं तो सब अपने अपने में कर रहे होते हैं तो फिर देश भी पीछे चल जाता है। जब लोग अपने देश के लिए कर रहे होते हैं तो देश आगे जाता है? हाँ। और उस समय कांग्रेस दबदबा तो इन्हीं का ही था, दूर दूर तक कोई इनका कंपटीशन नहीं था। जब दूर दूर तक कंपटीशन नहीं होता है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे अभी भी बीजेपी बीजेपी का कोई दूर दूर तक प्रॉपर कंपटीशन नहीं है। चाहिए अपोजिशन, तगड़ा चाहिए, नो डाउट। मोदी बढ़िया काम करे, अच्छी बात है हमारे देश के लिए, लेकिन एक तगड़ा अपोजिशन होगा तो और ज्यादा अच्छा काम करना पड़ेगा उनको। तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन तो चाहिए हमारे। आज तो विडंबना है कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं है, और है जो ऐसे हैं जो मतलब क्या बोले हम, है उपयोगी नहीं है। समझ आया? डी लाइसेंसिंग। तो इनिशियल 1985 में अगर तुमसे पूछा जाए डी लाइसेंसिंग कब हुआ? भाई भाई डी लाइसेंसिंग कब हुआ? 1985, ठीक है। अब देखो पहले क्या हुआ करता था, मान लो तुम्हें कार बनानी है और तुम्हें उसी फैक्ट्री में मान लो ट्रक का धंधा भी करना है, जैसे टाटा ट्रक भी बनाता है, कार भी बनाता है, और भी कई सारी चीजें बनाता है। तो पहले इतना अलाउ नहीं था, पहले इसका अलाउ नहीं था। बाद में इन्होंने प्रोडक्ट मिक्स को भी अलाउ किया, ठीक है ना। तो उन्होंने ये सारी चीजों को लिबरलाइजेशन करना शुरू किया 1985 के अंदर। समझ आ रहा है क्या तुम्हें? चलो हाँ, अब देखो भाई साहब, मल्टी मल्टी पॉइंट एक्साइज ड्यूटी पता है क्या होता है? क्या होता है? अच्छा अपन ने उस दिन डिस्कस भी किया था, है ना। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है कि अगर तुम माल बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो उस पर तुम्हें एक ड्यूटी देनी पड़ती है, टैक्स देना पड़ता है, दैट इज एक्साइज ड्यूटी। पहले मल्टीपल एक्साइज ड्यूटीज लगा करती थी, ठीक है ना। एक्साइज ड्यूटी लगती थी, फिर मान लो स्टेट टैक्स लगता था, सेल्स के अंदर सेल्स टैक्स बोला जाता था। तो मल्टीपल टैक्सेस। अब मान लो इसने बोतल बनाई, इसने बनाई 10 रुपए की, इसको इस पे एक्साइज ड्यूटी देनी है 1 रुपया, लेट्स अज्यूम, मान लो 2 रुपया, तो 12 रुपए की पड़ी, इसके पास 12 रुपए की। अब ये सेल कर रहा है, इसको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा, तो इस 12 रुपए पे ये 3 रुपए मान लो या 2 रुपए और लगाएगा, तो ये इसको 14 रुपए की। अब मान लो ये भी उसे आगे बेच रहा है, तो इसको भी सेल्स टैक्स देना पड़ेगा, तो 14 पे 15 रुपए, तो अल्टीमेट कंज्यूमर तक साला 5 रुपए का फोगट ही बटन आ गया। 10 रुपए की चीज का 5 रुपए। अभी क्यों हो रहा है, कारण बताओगे मुझे? एक्साइज ड्यूटी तो अभी भी लग रही है, मतलब टैक्स तो अभी भी लग रहा है, लेकिन पहले क्या गलती हो रही थी और बाद में क्या? हर एज स्टेज पे टैक्स, वो तो समझ में आ गया, वो तो अभी भी लग रहा है। और अंदर जाओ, आंसर निकाल लोगे तुम। आप दोनों के लिए तो बाउंसर जा रहा होगा। ये क्या बातें कर रहे हो एक्साइज ड्यूटी की आप? समझ में आ रहा है? पक्का आपको देख के लग रहा है कि बाउंसर जा रहा है सुपर वाला। ये एक्साइज ड्यूटी की क्या बातें चल रही, आता है? ये क्या हो रहा था बताओ, आप बताओ दोनों में से। क्या हो रहा था? ये 10 रुपए का प्रोडक्ट, ठीक है, इसने 11 12 रुपए में बेचा, 12 रुपए पे इसने और टैक्स लगाया।
रुको, बहुत बढ़िया, टैक्स पे ही टैक्स लग रहा था, मल्टी लेवल टैक्स। और टैक्स पे टैक्स थोड़ी लगता है यार, तुम प्रोडक्ट की वैल्यू पे लगाओ ना, क्या कर रहे हो तुम टैक्स पे टैक्स लगा के। इसीलिए कंसेप्ट लाए मॉडरेट, जो टैक्स है उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, जो टैक्स है उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, जो वैल्यू है प्लस ओरिजिनल तुमने अगर कोई एक्सपांशन किया उस पर लगेगा, टैक्स पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। वो कंसेप्ट कहां लेके आइए, मॉडरेट के अंदर, जिसे बाद में नाम दिया गया वेट, और अब उसे नाम दे दिया गया जीएसटी। समझ आ रहा है? चलो, सेबी 1988 में पिक्चर में आ गया था, 12 अप्रैल 1988, ये ध्यान होने चाहिए डेट्स, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी पिक्चर में आ गया था, राइट। और ओपन कर दिया था जनरल लाइसेंसिंग, है ना, अभी अपन ने देखा ना, धीरे धीरे डी लाइसेंसिंग करा तो ओपन हो गई जनरल लाइसेंसिंग, और एक्सपोर्ट इनिशिएटिव्स, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देना शुरू कर दिया। जैसे अभी हम देखते हैं एसईजेड के बारे में पता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, वो क्या होता है, क्या करते हैं इनकरेज करके, क्या करोगे होता क्या एसईजेड में? हाँ, एसईजेड तुम्हारे सिलेबस में है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये। एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये बोलते हैं भैया तुम अगर यहां पर फैक्ट्री डालते हो, इंडस्ट्री डालते हो, तो क्या होगा, तो तुम्हें हम, नहीं 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 नहीं, फैक्ट्री डालने से टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा, समझना, यहां फैक्ट्री डालते हो और यहां से माल जो तुम एक्सपोर्ट करोगे उस पर 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा। इंडिया में बेचोगे टैक्स लगेगा, लेकिन एक्सपोर्ट करोगे तो टैक्स नहीं लगेगा, दैट इज एक्सपोर्ट इंसेंटिव। टेस्ला तो अभी आई कहां है, अभी आएगी, लेकिन नहीं नहीं आएगी, लेकिन जैसे आजकल देखते हो आप, हिंजेवाड़ी में कौन है, हिंजेवाड़ी में एसईजेड एरिया है, वो एसटीपीआई एरिया है। अपने इधर बताओ मगरपट्टा, मगरपट्टा के एरिया जहां पे इंडस्ट्री कंपनी कंपनी के बड़े बड़े ऑफिस है, एसईजेड एरिया है वो, ठीक है ना। एसईजेड एरिया होने से वहां पर जो कंपनी आती है उसे क्या माना जाता है, दिस इज आउटसाइड इंडिया, उसे क्या माना जाता है, आउटसाइड इंडिया। और अगर वो बाहर एक्सपोर्ट करती है 1 रुपया का टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इंडिया में अगर आप बेचोगे तो टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने बताया कि पहले 5 साल तक टैक्स नहीं लगता है, बिल्कुल सही है, अगले 5 साल 50%। और कौन सा, एक्सपोर्ट प्रॉफिट, मान लो तुमने टोटल धंधा किया 1,000 करोड़ का, दैट इज अ टर्नओवर, समझना, दैट इज टर्नओवर, है ना, 1,000 करोड़ का तुमने धंधा किया, उस धंधे में 300 करोड़ का एक्सपोर्ट था, 300 करोड़ का एक्सपोर्ट था, ठीक है। नहीं रुक जाओ आराम से, शांति शांति, पहले 5 साल तक तो टैक्स लगता ही नहीं है, लेकिन ऑन एक्सपोर्ट प्रॉफिट, ऑन एक्सपोर्ट प्रॉफिट, ऑन एक्सपोर्ट प्रॉफिट, नॉट डोमेस्टिक प्रॉफिट। तो 1,000 करोड़ में 300 करोड़ का धंधा तो था मेरा एक्सपोर्ट, बाकी का था डोमेस्टिक। मेरा टोटल प्रॉफिट था लेट्स अज्यूम 50 करोड़, बताओ कितना प्रॉफिट जो मेरा टैक्सेबल नहीं होगा। बेसिक मैथमेटिक्स पूछ रहा हूं तुमसे, तुक्के मत लगाओ। देखो सो यहां पढ़ लेते हैं, टोटल टर्नओवर था मेरा 1,000 करोड़, एक्सपोर्ट था इसमें से मेरा 300 करोड़, ठीक है, मेरा प्रॉफिट हुआ 50 करोड़, बताओ। मुझे नहीं पता, मुझे तो ये बताओ कितना अमाउंट, 30% नहीं समझ आता मुझे, मुझे तो ये बताओ कितनी अमाउंट पे टैक्स नहीं देना है अपने को, कितने प्रॉफिट। हाँ, बिल्कुल सही, 30% बिल्कुल सही। तो इस 50 करोड़ का भी 30% निकाल लो, प्रोरेटा प्रोपोर्शनेटली, है ना। तो तीन, अपन क्या बोलेंगे, टोटल टर्नओवर कितना था आपका, 1,000 में से 30% आपका एक्सपोर्ट आ रहा है, तो वी आर अज्यूमिंग कि भैया आपका जो भी एवरेज प्रॉफिट है उसका 30% विल बी द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, तो 15 करोड़ विल बी द एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और 15 करोड़ आपका पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, उस पर 1 रुपए का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 15 करोड़ रुपए का टैक्स लगाया जाए कंपनी को तो 4.5 करोड़ का टैक्स लगता है, तो 4.5 करोड़ का मोटा फायदा है नहीं है। तो ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। अब मुझे बताओ ये डोमेस्टिक धंधा करना चाहेगा या एक्सपोर्ट वाला काम करना चाहेगा, एक्सपोर्ट वाला। डोमेस्टिक करूंगा तो क्या फायदा है, टैक्स जा रहा है, अपन तो एक्सपोर्ट करो, और एक्सपोर्ट से सरकार को क्या फायदा है, फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी, उससे अपन क्या करेंगे, अपना डेब्ट रीपे करेंगे, वेरी गुड। बस ठीक है, अब अपन, अब कल ये देख ही लिया अपन ने, इश्यू ऑफ बैलेंस पेमेंट देख ही लिया,
ये लो अपना वो 1991 का जो कहानी आई ना, वो देख लो एक बार। गल्फ वार हुई थी 1990 के अंदर, ऑयल प्राइस हाई हो गई थी, ठीक है। हमारे फॉरेन रिजर्व कितने थे 1991 में? हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व था 1.2 बिलियन डॉलर। ऐसे सुनने में बहुत बड़ा लगता है वो, 1.2 बिलियन डॉलर। तो वीक का बस इतना इंपोर्ट कर सकते हो, बाद में टाटा बाय बाय है। या मनमोहन सिंह साहब थे उस समय, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। हाँ, तो बहुत स्कैम की तो टाइम तो किए, तो यार जो एक टाइम था उस समय कमाने का, उन्होंने कमाया। घर पर स्कैम सभी करते हैं, बस वो पकड़ में आ गए। पकड़ में वो आ गए। अच्छा, जेल में नरसिम्हा राव साहब? हाँ, मैं वही मन का, वो तो है ही नहीं, वो तो डेथ हो गई ना उनकी तो। मैं वही सोचू यार, राव साहब मर गए ये अभी। हाँ, स्कैम किया था, बिल्कुल सही है। स्कैम किया था, भर भर के किया था उन्होंने, तो बड़ा अच्छा ना। पर मनमोहन सिंह साहब तो स्वच्छ आदमी थे एकदम, वो साफ सुथरे थे हैं। हाँ, ये सारा अपना रिफॉर्म ही वहीं से हुआ है। तो अभी देखो, फॉरेन रिजर्व हमारे 1.2 बिलियन डॉलर थे, सिर्फ और सिर्फ 2 वीक का इंपोर्ट हम कर सकते थे, उससे ज्यादा हम इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। मतलब हमारे सरकारी खजाने में पैसा खत्म हो गया था। तो उस समय मनमोहन सिंह साहब जो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंदर थे, उन्होंने क्या करा, ये देखो, इंडिया डिपेंड्स ऑन द बोरोइंग, IMF अभी बात करी थी ना अपन ने। तो उस समय 1991 में उन्होंने अलाउ किया एक्सटर्नल पार्टीज को, बेस्ड ऑन द चाइना मॉडल। चाइना ने भी यही मॉडल ऑप्ट किया था। चाइना की भी तो हालत गड़बड़ थी, कौन सा कोई, चाइना भी टॉप था वहां पे, तो ब्रिटिश साम्राज्य था। तो ब्रिटिश वालों की आदत तो सब जगह एक ही थी, बदनाम, मतलब क्या बोलते हैं वो, नहीं, फूट डालो राज करो। फूट, हाँ है ना, फूट डालो राज करो पे सब चलते। तो चाइना की भी तो हालत खराब करी थी। हांगकांग को तो अभी आजाद किया उन्होंने, पता है। हांगकांग 100 सालों से उनके रूरल में था, उन्होंने चाइना का पार्ट नहीं बनने दिया। हांगकांग को चाइना का पार्ट नहीं बनने दिया, ठीक है ना, ब्रिटिश रूल था। अभी रिसेंट टाइम में हांगकांग को एक बोला है कि हाँ भाई अब यू आर इंडिपेंडेंट। अब चाइना उस पर लड़ रहा है कि अब हमारा अधिकार है उस पर, क्योंकि एक्चुअली में हांगकांग तो उसी का ही पार्ट हुआ करता था। बीच में अगर तुमने न्यूज में सुना हो तो प्रोटेस्ट हुआ था 1918 के अंदर, कोविड आने के पहले। न्यूज में सुना कभी? हांगकांग में प्रोटेस्ट हुआ था भयंकर, कि हमें सेपरेट बनाओ, सेपरेट बनाओ, सेपरेट बनाओ, चाइना का पार्ट नहीं बनना है, सेपरेट बनाओ। और चाइना बोले ऐसे कैसे नहीं बनना है, हमें तुम्हें हम हमारा ही पार्ट बनाएंगे, है ना। हाँ, तो ये कहानी तो इसी, तो अपने चाइना को फॉलो किया। चाइना ने भी क्या कर दिया था, एक्सटर्नल वालों को अलाउ कर दिया, बोलो आओ इन्वेस्टमेंट करो। तो हमने भी बोला कि आओ इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है ना। इस इट नोज एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन फॉर रीओरिएंटेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन, ठीक है। समझ आया 91 की कहानी। अब कल अपन और देखेंगे, नीति आयोग, कई सारी चीजें हैं वो देखेंगे। और फिर कल अपन क्लोज करेंगे, और फिर आएंगे एमसीक्यूज पर, सारे एमसीक्यूज क्लोज करेंगे। और इसका एक अलग से नोट्स में आपको भेज दूंगा, वो कोई खास बात नहीं। अरे यार मेरा, ओहो, कॉल शुरू हो गया मेरा। चलो, ओके, बाय।